अध्याय 3 आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर घर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इतिहास का 2 अध्याय पहले से अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर, तो आप लोग जा कर के वहाँ देख लें और आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, तो अगला पार्ट फिर से आएगा। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी आज तक दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल ये कहाँ पर है, ये आप कमेंट में बताइए। कालीबंगा और लोथल कहाँ पर है, ठीक है ना, वर्तमान में बताइएगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ये सब कहाँ पर है आज के टाइम पे? उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर इस मानचित्र में दर्शाए गए हैं। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, तो ये सबको आप देख लीजिए कितने आरंभिक नगर थे। ये नगर जो थे आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे, पत्थर के बाट, मोहर, मनके, तांबे उपकरण, पत्थर के ब्लेड इत्यादि मिले थे। महान स्नानागार का चित्र आप ऊपर देख रहे होंगे। हड़प्पा में ईंटों की चिनाई किस तरह से की जाती थी, ये भी देख रहे होंगे आप चित्र में। दोनों चित्र दिए गए हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे।
इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। मैनहोल किस लिए बनाए गए थे, ये आप बताइएगा। घर, नाले और सड़कों निर्माण योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। बाकी नीचे जो नीली कलर से दिए हुए हैं कुछ बातें वो पढ़ लीजिए। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। लिपिक किसे कहते हैं? जो मोहरों पर लिखते हैं ना, उस जमाने में उन्हें लिपिक कहते थे। और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे और साथ लाते थे। सुदूर देशों की किस्से, कहानियाँ, ये सब भी लाते थे वो। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? इसकी भी आप सूची बनाइए। और बाकी किनारे में जो लाइन दिया हुआ है ना, वो पढ़ लीजिए और इस चित्र को आप देखिए। ये कुआं का चित्र दर्शाया गया है और ऊपर में ये चित्र जो है देखिए उस समय की इमारतों की है। सबसे ऊपर में देखिए मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला और फिर कुआं। पढ़ लीजिएगा ये सब खुद से। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बटके और फलक हैं। सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या है? मनके, बाट और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांव के बारे में पढ़ा है, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियाँ शुद्ध कताई का संकेत देती हैं। तो अध्याय 1 और अध्याय 2 को अच्छे से पढ़िएगा, तभी अध्याय 3 भी समझ में आएगा। और इतिहास में कुल 11 अध्याय हैं। सबको इस पे अपलोड किया जाएगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और 6 से 12 तक NCERT भी प्रोवाइड किया जाएगा। किनारे में देखिए यहाँ पर ऊपर में ये बाट है जिसको हम लोग बटखरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आभूषण दर्शाया गया है और नीचे एक चित्र है, प्राणी का एक चित्र है, वो देख लीजिए। किनारे में लिखा हुआ जो है कि ऊपर में देखिए पत्थर के बाट देखो, ठीक है। कितने ध्यान से और विपुल तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है, चट पत्थर से। बाकी पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का उपयोग आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा किससे बनाया जाता है? किससे मिलाकर कांसा बनाया जाता है, इसका आप कमेंट कीजिए। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए, नगर में जो रहते हैं उनके लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे।
पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने तरीके अपनाए हैं। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। उसके बाद जो हेडिंग जो छूट गए हैं उसको पढ़ लिए। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ होती थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभक्त थे और धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी या मुद्रांकन किसे कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई चीज़ें। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 मतलब पेज 28 में चित्र जो दिया गया है उसको देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी से दिखाई गई। मतलब पिछला पेज को देखिए। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में निपुण थे या दक्ष थे। फ्रेयॉन्स, इसको पढ़ लीजिए। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात मतलब कि मंगवाते थे। निर्यात करना मतलब कि कहीं भेजना। ठीक है। फ्रेयॉन्स, तो इसको आप पढ़ लीजिए, तो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। मैं पढ़ने की इसलिए कहती हूँ ना, ताकि खुद भी आपको ऐसा होता है कि वीडियो देखते देखते हम सो जाते हैं तो क्या पढ़ा इसमें बोला गया कुछ आपको याद नहीं रहता, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप देख लीजिए। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ इसी में रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यह यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। बंदरगाह पर मालें भी चढ़ाई उतारी जाती थी, जहाँ पर बंदरगाह से आयात निर्यात होता था। आपने पढ़ा भी होगा। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। शायद ये पेज फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हो गया तो अच्छी बात है, दोबारा पढ़ने को मिल गया। और तो इसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे। कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। इन्हीं में आंसर छिपा है, क्वेश्चन आंसर दोनों हैं। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। तो धौलावीरा नगर कहाँ बसा है? तो कच्छ के इलाके में बसा है, खदिर बेट के किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ होती थी। तो बोला जा रहा है कि कहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ होती थी? धौलावीरा में, जहाँ पर कच्छ खदिर बेट है वहीं पर। जहाँ हड़प्पा के किनारे 2 भागों में विभक्त, वही धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया। हड़प्पा के कई नगर 2 भाग में जहाँ पर विभक्त थे, वहाँ धौलावीरा को 3 नगर में बांटा गया।
जितना भी पढ़ा रही हूँ खुद से भी रिवीजन आप कर लीजिए। आगे मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो वहाँ मुहरों का प्रयोग किया जाता होगा। बंद करने के बाद उनके मुहाने